बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम क्लास 9 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो न्यू बुक उसका चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 के सॉल्यूशंस कंप्लीट कर चुके हैं। आप वो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, 1.3 में क्योंकि हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है दैट इज रियल नंबर्स, हमने रियल नंबर्स की डिस्कशन हमारी जारी है। इसमें एक्सरसाइज 1.3 के अंदर हमने एप्लीकेशन ऑफ रियल नंबर्स को डिस्कस करना है, यानी रोजमर्रा जिंदगी के अंदर हमारे पास रियल नंबर्स कहां यूज होते हैं डेली लाइफ के अंदर, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स गिवन है एक्सरसाइज 1.3 की, उसे हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जैसे कि एक मैंने वर्ड्स प्रॉब्लम लिखी है व्हाइट बोर्ड के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 का। चलो इसे स्टार्ट करते हैं और इसे सॉल्व करते हैं, हम सॉर्ट आउट करते हैं। स्टेटमेंट क्या हमारे पास, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। यहां पर सम से मुराद होता है प्लस, ये याद रखिएगा। ठीक है, हमारे पास 3 से मुराद तो आपको पता ही क्या होता है, 3 से मुराद 3 होगा। कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, यहां पर कंसेक्यूटिव इंटीजर्स की बात कर रहा है, कंसेक्यूटिव नंबर्स यानी लगातार आने वाले, कोई गैप ना हो। जैसे 1 के बाद क्या आना चाहिए 2 के बाद क्या आना चाहिए 3, ये 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं मेरे पास। इस तरह आगे भी हो सकता है, ये भी कंसेक्यूटिव नंबर है 2 3 4। ठीक है, कंसेक्यूटिव नंबर्स की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर इज 42, यानी 3 नंबरों को जमा किया जाए, सम किया जाए, उसका आंसर हमें क्या मिलता है 42 मिलता है। फाइंड द इंटीजर 3 इंटीजर्स, वो 3 नंबर निकालने, कौन से वो 3 नंबर्स हैं जिनको प्लस करने से आंसर 42 आता है, वो नंबर्स हमने तलाश करने हैं। बड़ी आसान सी टेक्निक है। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया 3 कंसेक्यूटिव नंबर से मुराद का गैप 1 होता है नंबरों के दरमियान। ठीक है, अननोन नंबर है तो हम x पहला x स्टार्ट करते हैं, तो लेट कर लेते हैं x प्लस 1, x प्लस 2, b 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। जब इंटीजर्स की बात कर रहे हैं तो इंटीजर्स ही लिखेंगे। ठीक है, ये 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स यानी इंटीजर्स मैंने फर्ज कर लिए, लेकिन इनको जमा करने से 42 आता है। ये नंबर्स मालूम करने को, नंबर कौन से हैं, जो चीज मालूम करनी होती है उसे हमने लेट करना होता है, फर्ज करना होता है। तो फर्ज कर लिया एक x है, हमें नहीं मालूम वो नंबर कौन सा है, जो नंबर आएगा उसमें एक ऐड हो रहा होगा, ऐड होगा तो गैप कंसेक्यूटिव बनेगा, जो नंबर आएगा उसमें एक और ऐड करेंगे तो वो 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स बन जाएगी। जब भी कंसेक्यूटिव नंबर की बात करें तो 1 ऐड करते चले जाते हैं नेक्स्ट नंबर के अंदर। ठीक है, अब ये 3 नंबर्स मुझे मालूम करने हैं, x प्लस 1 और x प्लस 2। वो कहते हैं इन तीनों को क्या किया जाए, सम किया जाए, प्लस किया जाए अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट स्टेटमेंट हमें क्या कहती है कि अगर इन तीनों को प्लस किया जाए x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 42, यही बात की है ना उसने स्टार्टिंग में, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर और ये थर्ड नंबर, अगर तीनों को प्लस किया जाए तो 42 है। वो नंबर फाइंड आउट करने ये 3 वाले, जब x मिल जाएगा तो तीनों के तीनों नंबर आ जाएंगे। इसको सॉल्व करके हमने x की वैल्यू निकालनी है, बड़ा आसान सा काम है। तो देखो x प्लस x कितने x हो गए, 3x हो जाएगा, ये आ जाएगा 3x। 1 प्लस 2 कितना हो गया, ये भी 3 हो गया, और विच इज 42। ये प्लस उधर जाके क्या होगा माइनस 3x, 42 माइनस 3 विच इज 39। 42 में से 3 को माइनस करेंगे कितना बचेगा हमारे पास 39। ये 3 मल्टीप्लाई है, इसके नीचे आके क्या होगा डिवाइड हो जाएगा। जब डिवाइड होगा मेरे पास x इज इक्वल टू 39/3। जब इसे आप सॉल्व करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे तो x किसके बराबर आ जाएगा 13 के बराबर। ये फर्स्ट नंबर आया x, मुझे 3 नंबर्स निकालने थे,
नेक्स्ट नंबर क्या मिलेगा, एंड सेकंड नंबर मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा, दैट इज x प्लस 1। ठीक है, ये तो फर्स्ट नंबर आ गया ना। इससे नेक्स्ट नंबर देखते हैं, इससे नेक्स्ट नंबर आएगा 13 प्लस 1 दैट इज 14। थर्ड नंबर, क्योंकि हमने 3 नंबर निकालने हैं, थर्ड नंबर मैंने क्या फर्ज किया था, x प्लस 2, तो ये आ जाएगा x प्लस 2, 13 प्लस 2, सॉरी ये 14 था और ये कितना हो गया 15, यानी 13 प्लस 14 प्लस 15। अगर इन तीनों को प्लस किया जाए 13, 14 और 15, इसका आंसर 42 बनेगा। और ये कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, बस वो हमने नंबर तलाश करने थे जिनको सम करने से आंसर क्या बनता है 42। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3 का। स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है, द डायग्राम शोज द राइट एंगल ट्राइंगल ABC। एक राइट एंगल ट्राइंगल हमें गिवन की है, ठीक है, राइट एंगल जिसमें एक एंगल 90 का होता है, इन विच द लेंथ AC, हमें ये लेंथ दी है, लेंथ कितनी दी है AC 3√3 प्लस √5 हमारे पास ये गिवन है। ठीक है, लिख लेते हैं गिवन हमारे पास क्या है, दैट इज ये चीज आ जाएगी हमारे पास √3 प्लस √5, ये गिवन है मुझे, क्लियर। उसके बाद वो कहता है द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज दिस, एक साइड दिया है और साथ में एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया है। जब एरिया की बात करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ये भी दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ हमें, वो ये दिया हुआ है 1 प्लस √15। ठीक है, एक लेंथ गिवन है और साथ में एरिया दिया हुआ है। उसके बाद कहता है फाइंड द लेंथ AB, हमें ये लेंथ फाइंड आउट करनी है AB की, यानी ये फाइंड आउट करना है मुझे। दो वैल्यूज गिवन है, एरिया और ये लेंथ। ठीक है, अब आते हैं राइट एंगल ट्राइंगल्स के अंदर। राइट एंगल ट्राइंगल्स के अंदर जो 3 साइड्स होती है ना हमारे पास, उनके नेम्स है। जैसे ये वाला है, इसे बेस कहा जाता है इस साइड को, ठीक है, इसे B के साथ रिप्रेजेंट कर देते बेस। इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर, इसका नेम, और इसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ठीक है, इनके नेम्स है राइट एंगल ट्राइंगल्स के अंदर, ये बेस कहलाती है और ये परपेंडिकुलर और वो हाइपोटेन्यूज। और एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला हमें पता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल की वैल्यू तो दी हमें, लेकिन एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला यूज करते हुए हम ये वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। क्या फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल्स का, हाफ बेस इंटू हाइट। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल्स का फार्मूला आप छोटी क्लासेस के अंदर भी पढ़ते आए हैं। ठीक है, मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल की वैल्यू दी थी 1 प्लस √15, लेकिन मैंने यहां पर फार्मूला यूज इसलिए किया क्योंकि मुझे ये वैल्यू निकालनी है। अब देखिए यहां पर बेस क्या है, इस ट्राइंगल की बेस ये है मेरे पास AC। अगर बात करें इसकी तो ये आ जाएगा AC बेस, और हाइट क्या आ जाएगी AB, जो मुझे फाइंड आउट करनी है, दैट इज AB फिगर के मुताबिक 1 प्लस √15, ये चीज आ जाएगी हमारे पास। क्लियर हो गया। अब मेरे पास ये वैल्यू तो गिवन है, ठीक है, ये वैल्यू क्या गिवन है, दैट इज √3 प्लस √5, और AB जो मुझे मालूम करना है, ये चीज आ जाएगी। फॉर्मूला लगाने के बाद मैंने बेस AC है, AC की वैल्यू पुट की यहां पर, ये चीज आ गई। अब मुझे इसको कैलकुलेट करना है, जैसे उसने स्टेटमेंट के अंदर कहा था, फाइंड द लेंथ AB इन टर्म्स, इस फॉर्म के अंदर मुझे आंसर देना है। पहले सॉल्व कर लेते, आंसर ऑटोमेटिकली बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब देखिए मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, डिवाइड है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई है, ये नीचे आके डिवाइड होगा, तो इसको मैं इस फॉर्म के अंदर लिखूंगा, तो AB लेफ्ट साइड में सिर्फ AB बचेगा, ये डिवाइड, इसके साथ आगे क्या होगा मल्टीप्लाई, 1 प्लस √15 डिवाइडेड बाय, ये मल्टीप्लाई, इसके नीचे आगे क्या होगा डिवाइड हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये मेरे पास AB की वैल्यू अभी कंप्लीट नहीं आई, मुझे इस फॉर्म के अंदर उसका आंसर देना है। अच्छा, ये हमने 1.2 के अंदर रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, उसको हमने कैसे सॉल्व किया, जो डिनोमिनेटर वाली टर्म होती है ये वाली, इसका कॉन्जुगेट लेके, कॉन्जुगेट से क्या मुराद है, इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई
और डिवाइड करके से हम सॉल्व करते हैं। बस ये करना है, इसको रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर के साथ, जैसे हमने 1.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर किया। ठीक है, और ये आ जाएगा हमारे पास √15 ओवर √3 प्लस √5 मल्टीप्लाई करेंगे हम √3 माइनस √5 के साथ मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी करेंगे हम √3 माइनस √5 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसे कहते हैं रैशनलाइजेशन, जब नीचे से स्क्वायर रूट खत्म साइड खत्म करना हो। ठीक है, अब देखें ऊपर तो मल्टीप्लिकेशन होगी बड़ी सिंपल सी, नीचे फॉर्मूला लगता है जैसे मैंने बताया हुआ है लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर भी, a प्लस बी ए माइनस बी। अगर a प्लस बी ए माइनस बी ये किसके इक्वल होते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। ठीक है, ये फॉर्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं लास्ट एक्सरसाइज के अंदर भी और 7-8 क्लास के अंदर भी, ये फॉर्मूला आपने फैक्टराइजेशन के अंदर पढ़ा है। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ऊपर तो मल्टीप्लाई होगा, ऊपर मल्टीप्लिकेशन देखिए मेरी, ये 2 एज इट इज रहेगा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी वैल्यू के साथ, यानी 1 मल्टीप्लाई होगा 1 मल्टीप्लाई बाय √3 माइनस √5 प्लस इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे इस पूरी वैल्यू के साथ √15 मल्टीप्लाई बाय √3 माइनस √5। ठीक है, यहां पर क्लियर है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन मैंने कैसे की, पहले मैंने 1 को इस पूरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लिकेशन का यही रूल होता है जब दो फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाना होता है, तो पहले 1 को इस पूरी वैल्यू के साथ प्लस √15 को इस पूरी वैल्यू के साथ। नीचे मेरे पास फॉर्मूला लगेगा, नीचे फॉर्मूला लगेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, इसका तो ये मींस a स्क्वायर से मुराद क्या होता है √3 का स्क्वायर, b से मुराद क्या होता है √5 का स्क्वायर। ये चीज आ जाएगी। अब सिंप्लीफिकेशन करके हमने अपना रिजल्ट इस फॉर्म के अंदर देना है, इसके अंदर ए बी। चले जी अब सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करते हैं। 2 तो बाहर मल्टीपल की फॉर्म में है तो मैं ब्रैकेट यूज कर रहा हूं ताकि सिंप्लीफिकेशन मेरे लिए इजी रहे। 1 को √3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो √3, 1 को √5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो √5। जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी रूल हमने पढ़ा था लास्ट एक्सरसाइज के अंदर, अगर एक स्क्वायर रूट दूसरे स्क्वायर रूट के साथ मल्टीप्लाई हो तो उसको हम कंबाइन मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी, प्लस माइनस नहीं कर सकते। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये हमने लास्ट लेक्चर के अंदर काफी डिटेल के साथ डिस्कस किया। तो जब मैंने इसको मल्टीप्लाई करवाना है इसके साथ, देखिए जरा, तो मैं कंबाइन एक ही स्टेप के अंदर कर देता हूं, 15 मल्टीप्लाई बाय 3। जैसे ये मेरे पास है और ये मेरे पास, इधर √15 है और इधर √3, तो इनको मैं इस फॉर्म के अंदर लिख सकता हूं 15 मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, 15 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस साइन, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं एक ही स्क्वायर रूट के अंदर, 15 मल्टीप्लाई बाय 5 आ जाएगा मेरे पास। क्लियर हो गया? चले जी, और नीचे ये स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, तो 3 माइनस 5 आ जाएगा मेरे पास। तो ए बी, तो ये आ जाएगा 2 और साथ में √3 ये एज इट इज और ये √5 एज इट इज। अब इसको जरा मुझे सिंप्लीफाई करना है, जरा गौर से देखना है आपने। अगर आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे तो आपके लिए आसानी होगी, क्योंकि आजकल डिजिटल कैलकुलेटर्स तो आ चुके हैं, लेकिन अगर आपने सॉल्व करना है तो 15 के फैक्टर्स क्या बनते हैं, ये बनते हैं 3 5 15 मल्टीप्लाई बाय 3, ये क्या बनेगा 3 का, ये तो 3 का स्क्वायर बनेगा, ये 3 बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गए, तो ये वैल्यू ये बनेगी 3 √5। इसको आपने कैलकुलेटर से चेक कर लेना है, जो साइंटिफिक कैलकुलेटर FX991 के ऊपर, उसकी वैल्यू ये बनेगी, नहीं तो आपको फिर फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। तो यह देगा +3 √5। इसको भी आपने चेकआउट करना है, मैंने एक चेक करवा दिया, दूसरा आपने खुद चेक करना है। जब इसको सोल्व करेंगे तो यह देगा 5 √3, बिल्कुल इसी तरह उसमें 5 का स्क्वायर बनता है, तो ये कितना बच गया -2, 3 - 5 -2। अब ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास ये जो माइनस बचा इसे मैं बाहर लिख लेता हूं, डिवीजन में लिख सकते हैं मल्टीपल की फॉर्म के अंदर, जस्ट माइनस को, नंबर को नहीं, ये माइनस मैंने बाहर लिख लिया। ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, इसे चेकआउट करें जरा आप,
क्या बनता है हमारे पास, ये और ये जब सॉल्व करेंगे हम √3 वाले सेम नंबर को, तो ये इसका कोफिशिएंट 1 है और इसका कोफिशिएंट 5 है, तो ये -4 √3 बनेगा मेरे पास। ठीक, उसके बाद √5 वाली टर्म्स, ये वाली, इसका कोफिशिएंट -1 है, इसका कोफिशिएंट +3 है, तो कितना हो जाएगा ये 2, तो ये 2 √5 बनेगा, +2 √5। ये जो माइनस था वो बाहर आ चुका। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4 √3 माइनस प्लस -2 √5। ये इसका फाइनल सॉल्यूशन बनेगा। जैसे उसने स्टार्टिंग के अंदर कहा था, इस शेप के अंदर आपने आंसर देना है। √3 जो मर्जी नंबर आए, ए इंटीजर होगा, √5 इंटू बी, उस शेप के अंदर आंसर आ रहा है ना हमारा, इट्स मीन, तो ये क्वेश्चन सॉल्यूशन भी वेरीफाइड हो गया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3 का। हमारे पास स्टेटमेंट है, अ रेक्टेंगल हैज साइड्स ऑफ लेंथ। एक रेक्टेंगल की हमें 2 साइड्स की लेंथ गिवन है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये रेक्टेंगल है, इसको मैं इधर बना लेता हूं। एक लेंथ ये गिवन है, फॉर एग्जांपल 2 + √18, 2 लेंथ गिवन है, और ये एक सपोज कर लेते हैं दूसरी वाली 5 - 4/√2, क्योंकि ये लेंथ इसके इक्विवेलेंट होती है और ये वाली लेंथ इसके इक्विवेलेंट होती है रेक्टेंगुलर के अंदर। 2 साइड्स हमें गिवन है। आगे वो कहता है एक्सप्रेस द एरिया, आपने एरिया निकालना है रेक्टेंगल का। एरिया जब निकालेंगे रेक्टेंगल का इन द फॉर्म ऑफ दिस, यानी इस शेप के अंदर आपने आंसर देना है इसका। ठीक है, एरिया का फॉर्मूला यूज करके हम इसके अंदर कन्वर्ट करेंगे जो भी मेरा नंबर बनेगा। ठीक है, आफ्टर मल्टीप्लीकेशन, सॉरी एरिया फाइंड आउट करने से। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया मैं सिंपल ये लिखूंगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास किसका, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का। ये लेंथ मेरे पास गिवन है, एरिया इज इक्वल टू, लेंथ कितनी है जी 2 + √18, और ये कितनी गिवन है 5 - 4/√2। ठीक है, लेंथ को विड्थ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, अब यहां पर ये मेरे पास रेडिकल एक्सप्रेशन है और यहां पर रेडिकल एक्सप्रेशन है। पहले मैं इनको सिंप्लीफाई कर लेता हूं। अगर मैं साथ साथ लेके चलूंगा तो कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड होगी, मुश्किल हो जाएगी आप लोगों के लिए, तो मैं कोशिश करता हूं कि कैलकुलेशन को आसान बनाओ। पहले मैं इसको सॉल्व करूंगा, एंड में मल्टीप्लाई करेंगे, इसे क्वेश्चन नंबर 1 कह देते हैं। जब मैंने √18 को सॉल्व करना है, ठीक है, √18 इसके प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है मेरे पास, 18 को 2 पे डिवाइड करें तो 9, 3 पे डिवाइड करेंगे 3, फिर 3 पे डिवाइड करेंगे तो 1। ठीक है, जब इसको स्क्वायर रूट फॉर्म के अंदर लिखेंगे दैट इज 2 × 3 × 3, 3 × 3 से मुराद क्या हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर बनेगा। 3 × 3 से मुराद 3 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, तो ये 3 बाहर आ जाएगा, 3/√2। तो आप ये कैलकुलेटर से भी यूज कर सकते हैं अगर आप लोगों के पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है FX991 वाला। अब इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं, 4/√2। ये 1.2 के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर देखा कि जो नीचे स्क्वायर रूट होता है ये सर्ड कहलाती है, सर्ड को रैशनलाइज किया जाता है। जो नंबर होता है ये मोनोमियल सर्ड है, हमने 1.2 के अंदर ये चीजें सीख चुके हैं। मोनोमियल सर्ड आ जाए, सिंगल टर्म आ जाए, उसी के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करके सॉल्व किया जाता है। ठीक है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 4/√2 और ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, तो 4/√2 डिवाइडेड बाय 2, 2 1s are 2 2s are, तो आंसर इसका क्या बन गया 2/√2। देखा कितनी आसान कैलकुलेशन। अगर मैं इसको साथ लेके चलता, इनको मल्टीप्लाई करता, तो कैलकुलेशन आपके लिए मुश्किल होनी थी। तो पहले मैंने इस नंबर को और इस नंबर को सिंप्लीफाई कर लिए ताकि कैलकुलेशन हमारे लिए इजी हो जाए। देयरफॉर 1 बिकम्स इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, क्या फाइंड करना था हमने, एरिया। अब एरिया को फाइनल सॉर्ट आउट करते हैं, ये आ जाएगा मेरे पास 2 एज इट इज। इसका आंसर मैंने क्या निकाला 3/√2।
मल्टीप्लाई बाय ये 5 एज इट इज माइनस इसका आंसर क्या बनाया मैंने, इस नंबर का आंसर क्या बनाया 2√2। अब देखिए कैलकुलेशन करना हमारे लिए यहां पर इजी हो जाएगा। ठीक है, अब इस नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। पहले मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा रहा हूं। 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 10। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन आ चुकी है तो फिर यहां हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 10 आ गया। जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -4/√2 हो जाएगा, क्योंकि 2 2 जार 4 साथ में √2। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3 5 जार 15/√2 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, उसके बाद इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। स्क्वायर रूट तो स्क्वायर रूट के साथ मल्टीप्लाई होगा और 3 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 2, सॉरी एक चीज प्लस माइनस माइनस, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 6/√2 इंटू √2 का स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास। क्लियर हो गया यहां पर। अब आते हैं नेक्स्ट, ये और ये। ठीक है, अगर आपको इस बात की समझ नहीं है तो आप इसमें से कॉमन निकाल के सॉल्व करें तो आपके लिए इजी भी हो सकता है। अगर इसमें से मैं कॉमन निकालूं +√2 तो ये बचेगा -4 + 15। ठीक है, बाज बच्चों को यहां पर कैलकुलेशन करते हुए समझ नहीं आती कि इसको कैसे सॉल्व करना है। 10 को 4 के साथ कर देते हैं और इसको इसके साथ सॉल्व करके आंसर निकाल देते हैं। ऐसे नहीं है, ये सेम नंबर है, कॉमन ले लें। आप लोगों के लिए कैलकुलेशन आसान बना रहा हूं। सेम नंबर को कॉमन लेंगे तो ये चीज आ जाएगी, क्योंकि मैंने आपको बेसिक चीजें बतानी, बेसिक चीजें लेके चलेंगे तो फिर हमारे लिए आसानी होगी। तो ये इसके साथ स्क्वायर रूट कट गया तो ये बन गया मेरे पास। क्या आ जाएगा, ये तो आ जाएगा 10 + √2 इसका आंसर क्या आ गया 11। अगर ये 11 आता है मेरे पास तो ये कितना हो जाएगा 12। तो दिस इंप्लाइज दैट एरिया फाइनली, एरिया क्योंकि हमने एरिया कैलकुलेट करना है तो एरिया क्या आ जाएगा मेरे पास, दैट इज इसको और इसको सोल्व करेंगे 10 - 12 दैट इज -2। इसको और इसको सोल्व करेंगे तो +11/√2। तो ये इसका फाइनल सॉल्यूशन बनेगा क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट है फाइंड 2 नंबर्स। हमें 2 नंबर मालूम करने हैं हुज सम से मुराद क्या होता है, प्लस करना है किसी चीज को। ठीक है, 2 नंबर मालूम करने जिनका सम क्या होगा 68, यानी 2 नंबरों को प्लस करें आंसर 68 आता है। आगे क्या कहते हैं, द डिफरेंस इज 22, यानी डिफरेंस से मुराद क्या होगा 22, यानी 2 नंबरों को प्लस करें तो 68 और 2 नंबरों को माइनस करें तो 22 आंसर बनता है। तो 2 नंबर मालूम करने हैं। ठीक है, 2 नंबर्स मालूम करने हैं, उन्हें फर्ज कर लेते हैं। लेट कर लेते हैं x एंड y बी 2 नंबर्स। ठीक है, 2 नंबर जो हमें मालूम करने हैं उन्हें क्या नाम दे दिया हमने x एंड y का। वो कहते हैं अगर उन्हें प्लस किया जाए x + y देन x + y किसके बराबर आ गया, दैट इज 68 के बराबर आ गया हमारे पास। क्लियर है। और डिफरेंस से मुराद है तो माइनस, यानी इन दोनों को माइनस करें x - y, वो कितना दिया हुआ है 22। यहां पर मेरे पास 2 इक्वेशंस बन चुकी हैं। इन दोनों को सोल्व करके हमने x और y की वैल्यू निकालनी, बस ये काम करना है। यानी 2 नंबरों को प्लस किया जाए, सम किया जाए तो 68, 2 नंबरों को डिफरेंस लिया जाए तो 22। तो हमने वो 2 नंबर्स मालूम करने x और y। इसे इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं और इसे इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। अगर इन दोनों को ऐड कर लिया जाए, एडिंग 1 और 2, तो एडिंग 1 एंड 2, इन दोनों को अगर ऐड करें x + y किसके बराबर है 68, x - y किसके बराबर है 22। जब ऐड किया जाए तो साइन चेंज नहीं होता है, प्लस करें दोनों इक्वेशंस को, एडिंग 1 एंड 2, +y - y कैंसिल आउट, यहां पर y पॉजिटिव और यहां y नेगेटिव, ये कैंसिल आउट। x + x यानी 1x + 1x कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। ये मेरे पास ये आ जाएगा 2x के बराबर। जब इनको ऐड करेंगे
कैलकुलेटर से ये 90 बनता है हमारे पास। ठीक है, यहां से मुझे फर्स्ट नंबर x की वैल्यू निकालनी है। 2 मल्टीप्लाई या नीचे आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x इज इक्वल टू 90 डिवाइड बाय 2, तो पहला नंबर मेरे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 45। मैंने 90 को 2 पे जब डिवाइड किया तो 45 फर्स्ट नंबर मिल गया मुझे, जो मुझे मालूम करने 2 नंबर में से। दूसरा नंबर y मालूम करना है, मैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर रिप्लेस कर लूंगा, 2 में भी कर सकते हैं, मैं 1 में पुट करके x की वैल्यू अपना आंसर निकाल लूंगा। तो पुट इन 1 इक्वेशन नंबर 1, इसमें रिप्लेस करते किसकी वैल्यू, x की वैल्यू। x की वैल्यू इधर पुट करेंगे तो याद आएगा 45 प्लस y किसके बराबर आ गया 68। 45 उधर जाके क्या होगा माइनस, जब माइनस होगा तो ये आ जाएगा 45 माइनस में, जब इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 23, तो y का आंसर 23 आ गया। ठीक है, और x का आंसर मेरे पास 45। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो 68 बनता है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो मेरे पास 22 बनता है, तो ये वेरीफाइड भी हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन। तो ये रिक्वायर्ड आंसर आ गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट है हमारे पास, द वेदर इन लाहौर वाज अनयूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024, यानी लाहौर का जो वेदर होता है समर्स के अंदर आमतौर पर अनयूजुअल सा रहता है हमारे पास। ठीक है, द टीवी न्यूज रिपोर्टेड टेम्परेचर एज हाई एज, यानी ये टीवी न्यूज के ऊपर बताया गया कि ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 48 सेंटीडिग्री टेम्परेचर रहेगा, यानी ये मेरे पास टेम्परेचर की वैल्यू गिवन है। ठीक है, आगे क्या कहता है वो, बाय यूजिंग फॉर्मूला, आपने ये फॉर्मूला यूज करते हुए फॉरेनहाइट का, फाइंड द टेम्परेचर एज फॉरेनहाइट स्केल, यानी आपने फॉरेनहाइट स्केल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि कितना होगा अगर ये टेम्परेचर हो। बड़ा सिंपल सा है, आपने इस वैल्यू को यहां पे जस्ट रिप्लेस करके अपना सोल्यूशन निकाल लेना है। तो मेरे पास क्या है फॉर्मूला जो उसने गिवन किया है, तो बाय यूजिंग, ये स्टेटमेंट के अंदर ही हमें फॉर्मूला दिया हुआ है, फॉरेनहाइट स्केल किसके बराबर है 9/5 सेल्सियस 32 आ जाएगा। तो सेल्सियस की क्या वैल्यू दी है 48, 9/5 मल्टीप्लाई बाय 48, तो ये आ जाएगा 32। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से तो ये मेरे पास बनता है, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 48 को 9 के साथ, 48 मल्टीप्लाई बाय 9, तो ये आता है 432 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 32, यानी 9 को 48 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा। अब डिवाइड करते हैं 5 के साथ तो ये आ जाएगा 86.2 प्लस 32, जब इसको 5 पे डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा। तो फाइनली जब ऐड करेंगे 32 तो ये मेरे पास आ जाएगा 118.2, ये मेरा आंसर बनेगा, फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा। सॉरी एक मिनट इसे करेक्ट कर लेते हैं। सॉरी ये 86.4 है और ये आंसर मेरे पास ये आ जाएगा इसका फाइनल सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट हमारे पास, द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन, यानी सम की बात कर रहा है, किसकी, सम से मुराद क्या होता है किसी चीज को प्लस करना। अब किन को प्लस करना वो बात कर रहा है एजेस की। एजेस किन की, एजेस फादर की एंड सन की एज की वो बात कर रहा है, यानी फादर और सन की एज को ऐड किया जाए तो वो कितनी दी हुई उसने, दैट इज 72। पहली लाइन तो उसने हमें ये दी है, मैं स्टेप बाय स्टेप लेके चलूंगा। सॉल्यूशन बड़ा आसान है, सॉरी छोटा सा है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड सा सवाल है। पहली स्टेटमेंट तो ये फादर और सन की एज को ऐड किया जाए, सम किया जाए, वो 72 बनती है। उसके बाद आते हैं जी 6 years ago द फादर एज वॉज 2 times, यानी 6 साल पहले, अगर 6 साल पहले फादर की एज कितनी थी 2 times से दुगनी थी। अगर बच्चे की उम्र 10 साल है तो फादर की एज कितनी होगी 20 साल। ये मिसाल के तौर पे बता रहा हूं मैं आपको, अगर बच्चे की उम्र 10 साल है तो फादर ट्वाइस है, ट्वाइस से मुराद होगा 20 years। ये जरा माइंड में रखिए, अभी इसको मैं नोट डाउन नहीं करवा रहा। ये चीज आगे, व्हाट वाज
द सन्स एज 6 years ago, यानी 6 साल पहले बच्चे की उम्र क्या थी, वो हमने मालूम करना है इसके अंदर। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हमें ये मालूम करना सन्स एज, जो चीज मालूम करनी होती है उसे हम फर्स्ट कर लेते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट एक्स बी द एज ऑफ किसकी, सन की। हम बात करें सन की, जो हमने मालूम करनी है। अब आते हैं जरा इस लाइन से पहले जो मैंने यहां पर लिखी, इसको बाद में हम यूज करेंगे। ये वाली लाइन को देखिए, 6 years ago, यानी 6 साल पहले की अगर बात करें, 6 years ago, इधर लिख लेते 6 years ago, इधर फादर लिख लेते हैं ताकि आसानी हो, और इधर सन लिख लेते हैं। 6 साल पहले अगर इस लाइन को समझ, 6 years ago फादर एज वाज ट्वाइस, यानी दुगनी थी 6 साल पहले। तो मैंने सन की एज को क्या फर्ज किया, एक्स। अगर सन की एज एक्स है तो 6 साल पहले फादर की एज कितनी होगी, दैट इज 2x आ जाएगी मेरे पास। क्लियर हो गया ये पॉइंट। अब आगे आते हैं। ये तो 6 साल पहले एजिस थी हमारे पास। 6 साल बाद प्रेजेंट एज इधर लिखते हैं। अब प्रेजेंट एजिस, ठीक है, एजिस क्या होगी, ये तो 6 साल पहले की है। 6 साल बाद यानी प्लस करना है, इसमें भी 6 प्लस करना है और इसमें भी 6 को क्या करना है, प्लस करना है। तो ये आ जाएगा 2x + 6 और ये भी क्या आ जाएगा x + 6, स्टेप बाय स्टेप। यानी ये लाइन यहां से लेकर इस लाइन को रिप्रेजेंट करती है, ये वाली लाइन। सन की एज अगर x है तो ट्वाइस फादर की, तो वो 2x बनती है मेरे पास। ये 6 साल पहले की बात कर रहा है। कहते 6 साल बाद वो प्रेजेंट एज बनेगी ना अभी की, तो यानी इसमें भी 6 ऐड कर दो और इसमें भी 6 ऐड कर दो, ये चीज आएगी। ये प्रेजेंट एज आ चुकी है। अब प्रेजेंट एज का सम दिया हुआ है स्टार्टिंग अंदर, ये वाली लाइन यहां से लेकर यहां तक, ये प्रेजेंट एज की बात कर रहे हैं। यहां पे कहते द सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड सन, जो इस वक्त है उन दोनों को प्लस करें, कितना बनता है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ये लिखा था पॉइंट आपको समझाने के लिए, फादर की और सन की एज को ऐड करें, वो कितना बनता है, 72। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, यानी ये प्रेजेंट एज को अगर ऐड करें, प्रेजेंट एज ये फादर की और ये सन की, तो फादर प्लस सन किसके बराबर है, 72। और इसको मैंने क्या नाम दिया, इसकी बात करनी है हमने, 2x + 6। सन की कितनी है, x + 6, दैट इज 72। यहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे तो मेरे पास सन की एज आ जाएगी। तो ये आ जाएगा 2x + x, दैट इज 3x, 6 + 6 दैट इज 12, 72, 12 उधर जाके माइनस 3x, तो ये जब माइनस होगा 72 - 12 दैट इज 60। 3 को जब इधर डिवाइड करेंगे हम, 3 मल्टीप्लाई इधर आके 60 के साथ क्या होगा, डिवाइड। जब डिवाइड होगा तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज 20। तो ये मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। है छोटा सा सवाल लेकिन ट्रिकी सा सवाल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये स्टेटमेंट गिवन है, मेरा सेल्स अ टॉय फॉर रुपीज। ठीक है, ये हमारे पास कॉस्ट प्राइस गिवन है, CP साथ साथ मेंशन कर लेते हैं। कॉस्ट प्राइस कितनी दी है, CP दैट इज 15-20 रुपीज। आगे वो कहता है स्टेटमेंट के अंदर, व्हाट विल द सेलिंग प्राइस टू बी। सेलिंग प्राइस कितनी होगी आपने ये बताना है। ठीक है, जिस पर प्रॉफिट कितना है, 15%, यानी प्रॉफिट भी हमें गिवन किया हुआ है। प्रॉफिट कितना दिया है, 15%। हमने सेल प्राइस बतानी है कि मुझे 15% मिले, ये मेरे पास कॉस्ट प्राइस आई थी। ठीक है, फार्मूला मैं आपको बता देता हूं बाय यूजिंग, कौन सा फार्मूला हम यूज करेंगे इसके लिए। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट का एक रिलेशन होता है। उसके लिए हमने सेल प्राइस अगर निकालनी है तो कॉस्ट प्राइस में से इस टर्म को प्लस करेंगे, ठीक है, प्रॉफिट को ऐड करेंगे। कितना प्रॉफिट ऐड करेंगे, किसका प्रॉफिट करेंगे, इसका प्रॉफिट, जितने की हमें वो चीज पड़ी होगी।
ये मुझे इतने की पड़ी थी और मुझे सेल प्राइस क्या मिलेगी अगर इतना परसेंटेज में अपना रखूं। तो इट्स मीन ये CP, ये वाला फॉर्मूला यूज करके हम अपनी सेल प्राइस निकाल लेंगे, ठीक है, जितने की मुझे चीज बेचनी है। तो ये आ जाएगा मेरे पास 15, 20 प्लस प्रॉफिट कितना मेरे पास 15%, ठीक है, और ये कितना आ गया CP जिसके मुझे 15% लेना है 20। अब इसको कैलकुलेटर से चेकआउट कर लेते हैं। 15 20 मल्टीप्लाई बाय 15%, तो ये आ जाएगा उसको सॉल्व करने से 228। जब इसमें ऐड अप करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगी फाइनली 1748। बड़ा सिंपल सा, अगर आपको फॉर्मूला याद हो जाए जस्ट वैल्यूज रिप्लेस करें और कैलकुलेशन कर लें तो ये मेरे पास सेल प्राइस आ जाएगी जो मेरे पास कॉस्ट प्राइस थी जो टॉय को सेल करना था, ठीक है। तो ये मैं इतने का सेल करूंगा तो मुझे 15% का प्रॉफिट मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 का हमारे पास स्टेटमेंट है द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज। ये एनुअल इनकम हमें दी है तैयब की, इधर लिख लेते 1 बाय 1 एनुअल इनकम स्टेप बाय स्टेप। एनुअल इनकम वो कितनी दी है 960,000, 9,60,000 तैयब की एनुअल इनकम है। वाइल द एग्जेम्प्टेड अमाउंट इज दिस, ये एग्जेम्प्टेड अमाउंट हमें गिवन की है वो कितनी है जी, एग्जेम्प्टेड अमाउंट वो हमें कितनी दी 1,30,000। तो ये मेरे पास आ जाएगी 1,30,000 एग्जेम्प्टेड अमाउंट है, ठीक है। उसके बाद वो कहता है हाउ मच टैक्स, कितना टैक्स लगेगा, ठीक है, वुड ही हैव टू पे एट दिस रेट, यानी इस रेट पर तैयब को कितना टैक्स लगेगा। देखिए मेरे पास एनुअल इनकम ये है, लेकिन एनुअल इनकम पर तो लगता ही है टैक्स, लेकिन यहां पर एग्जेम्प्टेड अमाउंट की बात कर रहे हैं जो उस पर माफी है, यानी इस एग्जेम्प्टेड टोटल अमाउंट में से ये माइनस करेंगे, जो वैल्यू जो इनकम बनेगी उसका हमने इस रेट पर टैक्स चेकआउट करना है, ठीक है। तो पहले रिमेनिंग अमाउंट फाइंड आउट करते हैं। तो रिमेनिंग अमाउंट कैसे आएगी मेरे पास, रिमेनिंग अमाउंट वो कितनी आएगी एनुअल इनकम, मैं शॉर्ट फॉर्म के अंदर लिख रहा हूं मेरे पास स्पेस नहीं है, एनुअल इनकम माइनस एग्जेम्प्टेड अमाउंट, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म के अंदर लिख लिया आपने, ये कंप्लीट वर्ड्स ही लिखनी है। तो ये आ जाएगा 960,000 माइनस 1,30,000, ठीक है। जब इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 8,30,000, यानी 9,60,000 में से 1,30,000 को माइनस करेंगे तो ये अमाउंट बचती है। इसके ऊपर हमने टैक्स बताना है कि इस रेट के ऊपर उसका कितना टैक्स बनता है। सो फाइनली अगर हम बात करेंगे टैक्स आ जाएगा टैक्स, ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, ठीक है, रिमेनिंग अमाउंट मल्टीप्लाई बाय एट दिस रेट, तो टैक्स मेरे पास आ जाएगा 30,000 मल्टीप्लाई बाय 0.75%, ठीक है। अच्छा इस पे तो मैंने डायरेक्ट कैलकुलेट कर लिया, वहां पर मुझे बताना याद नहीं रहा। परसेंटेज से मुराद होता है 15 डिवाइडेड बाय 100, जब परसेंटेज का साइन खत्म करें तो यहां पर 15 को 15 को इसके साथ मल्टीप्लाई करके 100 पे डिवाइड करना, तो इसमें भी यही काम करना है हमने, यानी ये जो अमाउंट आई है आफ्टर एग्जेम्प्टेड अमाउंट के बाद रिमेनिंग अमाउंट, इसको मुझे मल्टीप्लाई किसके साथ करवाना है 0.75 के साथ कैलकुलेटर से, और डिवाइड किसके साथ करना है 100 के साथ। इसका रिजल्ट हम चेक कर लेते हैं। तो ये मेरे पास बनता है 8,30,000 मल्टीप्लाई बाय 0.075 डिवाइडेड बाय 100, तो ये मेरे पास आता है फाइनली अमाउंट बनती है मेरे पास, फाइनली ये फाइनल अमाउंट बनेगी मेरे पास जो
तैयब को टैक्स रिटर्न करना पड़ेगा इस रेट के ऊपर। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 9 और लास्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट ये गिवन है, फाइंड द कंपाउंड मार्कअप। ये आपके लिए एक नई चीज है, ठीक है। कंपाउंड मार्कअप ऑन दिस प्राइस, यानी इस प्राइस के ऊपर मुझे कंपाउंड मार्कअप बताना है। उसको भी मैं डिटेल के साथ डिस्कस करता हूं। फॉर 1 ईयर, यानी 1 ईयर के बाद, एट रेट दिस रेट, यानी इस रेट पर, ठीक है, कंपाउंड एनुअली। अब यहां पर पहले तो एक सिंपल एग्जांपल आपको बता दो, ये बैंकिंग के अंदर ये कैलकुलेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपकी बैंक के अंदर ये अमाउंट आपकी मौजूद है। वो कहता है कि आपका आफ्टर 1 ईयर अगर वो इतना प्रॉफिट दे, इतनी अमाउंट रखने पर, तो वो कितना प्रॉफिट, कितने रुपए आपको 1 साल के अंदर बैंक देगा इस प्राइस के अगेंस्ट अगर इतना रेट दे। ये सिंपल सा सवाल है इन अदर वर्ड्स, ठीक है। अब मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं इसे। मैथमेटिकली, क्योंकि ये काउंटिंग का सवाल है, तो हमें कंपाउंड मार्कअप के लिए पहले हमें टोटल अमाउंट निकालनी पड़ेगी। मुझे प्रॉफिट कितना मिलता है आफ्टर 1 ईयर, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये प्रिंसिपल अमाउंट कहलाती है, ठीक है। तो काउंटिंग के अंदर इसको हम प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं, जिस पर हमने कंपाउंड मार्क निकालना होता है। तो प्रिंसिपल अमाउंट, इसको पी के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट इज प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट पी के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। वो कितनी दी है, 375, ये वैल्यू गिवन है, ठीक है। और किस रेट पर, उस परसेंटेज कितना देगा इसके ऊपर, 14%। 14% से क्या मुराद होता है, 0.14, यानी इसको 100 पे डिवाइड कर लें आप। अगर आपने इस तरह कैलकुलेट करना है तो डिवाइडेड बाय 100 विच इज इक्वल टू, मेरे पास आ जाएगा 0.14, ठीक है। कंपाउंड मार्कअप से पहले कि मुझे कितना एनुअल इंक्रीमेंट मिल रहा है, टोटल अमाउंट अगर इतना वो मार्कअप दें मुझे 14% इस रेट के मुताबिक, उसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास अमाउंट, टोटल अमाउंट, उसे ए के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो वो होता है मेरे पास P मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस R के बराबर। इस फॉर्मूले के मुताबिक 1 साल के बाद मेरी जो प्राइस होगी, जो मैं वैल्यू रखूंगा, जितने पैसे मेरे पड़े होंगे 1 साल के मुताबिक, इस रेट के मुताबिक मेरे पास कितने टोटल अमाउंट हो जाएगी नेक्स्ट ईयर बैंक के अंदर, ठीक है। तो इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। P की वैल्यू क्या मेरे पास, 375,000, तो यह आ जाएगा 1 प्लस 0.14। इसको एडअप करेंगे तो यह आ जाएगा मेरा 375,000 1.14, ठीक है। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे हम कैलकुलेटर से, तो ये मेरे पास बनती है वैल्यू 375,000 मल्टीप्लाई बाय 1.14, तो ये आ जाएगा मेरे पास आफ्टर 1 ईयर मेरे बैंक बैलेंस में इतने पैसे पड़े होंगे। अगर बैंक मुझे इस रेट पर देता है 14% प्रॉफिट, 275,000, ये आफ्टर 1 ईयर मेरे अकाउंट के अंदर ये होगी। यानी इनिशियली तौर पर ये थी मेरे पास अमाउंट, और मुझे उतना प्रॉफिट मिला, जितना प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है, वो ये एड अप हो गई, ये बनती है बैंक की तरफ से। टोटल अमाउंट मेरे पास ये बन जाएगी आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद। लेकिन उससे कहा कि कंपाउंड मार्कअप निकालना है कि कितना पैसे इंक्रीज हुए हैं, कितने आपको मार्कअप मिला है, कितने पैसे आपकी स्टेटमेंट के अंदर इंक्रीज हुए हैं। उसके लिए भी हम फार्मूला था हमारे पास कंपाउंड के लिए, कंपाउंड मार्कअप के लिए, उसको हम सॉल्व करते हैं। बड़ा सिंपल सा है, टोटल अमाउंट में से, यानी ए में से प्रिंसिपल अमाउंट पी को माइनस कर दिया जाए तो मुझे प्रॉफिट पता चल जाएगा, मुझे कितना प्रॉफिट हुआ है, उसको हमने निकालना था कंपाउंड मार्कअप। तो ये आ जाएगा मेरे पास 427,500 माइनस दिस नंबर पी 375,000, यानी ये माइनस करूंगा 375,000, तो ये मेरे पास आ जाएगा फाइनली 525,000। तो ये इतने रुपीस बनेंगे फाइनली मेरे पास आफ्टर 1 ईयर, मुझे इतने पैसों का प्रॉफिट होगा इस रेट के ऊपर। तो यहां पर मेरे पास एक्सरसाइज 1.3 भी कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें हमने
रियल नंबर्स की एप्लीकेशन यानी डेली लाइफ की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया। जितने भी अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 9 किए वो डिफरेंट थे, एक जैसे नहीं थे, वो सारे के सारे हमने एप्लीकेशंस के तौर पर यूज करते हुए उनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट किए कि रियल लाइफ के अंदर रियल नंबर्स को हम कहां कहां यूज करते हैं। ठीक है, आमतौर पर हम ये इस्तेमाल कर रहे होते लेकिन हमें मालूम नहीं होता है कि कैसे इस्तेमाल हो रहा मैथमेटिकली, वो इस तरह सॉल्यूशंस बनते हैं इसके।